हेलो। तो अपन ना क्वेश्चंस की बात कर, अब क्वेश्चंस की यहाँ तक अपन ने कर लिया ना, ये सब चीज़ देख लिए थे। अब अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, चलो। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक रुद्धोष्म प्रक्रम बोला है, ठीक है। प्रक्रम क्या बोला है? रुद्धोष्म में निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का अंतर नहीं। अंतरण 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 का मतलब होता है एक एक इधर से एक दूसरे की तरफ ऊष्मा का जाना। अंतरण का मतलब है एक में दूसरे का जाना। तो यहाँ ऊष्मा का अंतरण नहीं होता, मतलब Q 0 पहले ही बोल दिया। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस के रुद्धोष्म अवस्था में, यानी ये निर्वात है, निर्वात निर्वात यानी मुक्त प्रसार के लिए सही विकल्प चाहिए। देखो कोई रुद्धोष्म प्रक्रम है, अब वो मान लो रुद्धोष्म ये है, रुद्धोष्म वो क्या है, वस्तु है, वो क्या कहते हैं इसे, निर्वात है। निर्वात नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम करने का इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है ये। ये थर्मस है, अब थर्मस में गैस भरी हुई है, अब इसमें पहले तो ऊष्मा का प्रसार नहीं हो रहा था, है ना, ऊष्मा का प्रसार नहीं हो रहा था, वो नहीं होता। निम्नलिखित में किसी आदर्श गैस का रुद्धोष्म अवस्था में मुक्त प्रसार के लिए सही विकल्प। अब देखो रुद्धोष्म अवस्था में, अब मान लो इसका मैं ढक्कन खोल देता हूँ और आगे निर्वात है। अब निर्वात है और पहले ये रुद्धोष्म था, तो देखो निर्वात में कुछ भी नहीं है, तो गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, गैस अपने आप ही फैल जाएगी, पूरी उसमें फैल जाएगी, तो कार्य जीरो, है ना, कार्य जीरो। और देखो अब जब कार्य नहीं करना होगा और ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कार्य का भी आदान प्रदान, तो डेल्टा टी तापांतर भी क्या हुआ, जीरो। तो तीनों चीजें जीरो होती है ना। देखो नियत आयतन पर गैस द्वारा, देखो नियत आयतन यानी वी कांस्टेंट बोल दिया, ऐसे लिख लिया करो, वी कांस्टेंट, है ना। गैस द्वारा 300 जूल ऊष्मा अवशोषित, अवशोषित मतलब गैस क्या है, निकाय, निकाय अवशोषित हो रहा है, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो मतलब ऊष्मा पॉजिटिव होगी। क्यों क्यों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब निकाय को नियत आयतन पर ऊष्मा दी जाती है, नियत आयतन है, नियत आयतन यानी डेल्टा वी जीरो है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी। अब पी डी वी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कार्य जीरो हो जाएगा। अब देखो निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, मतलब ये जूल पॉजिटिव में आएगी, तो क्यू क्या है, डेल्टा ई बराबर क्यू। अब देखो नियत आयतन की ऊष्मा को अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि क्यू एट कांस्टेंट वी क्या होती है, डेल्टा ई होती है कि नहीं होती है, होती है। और क्यू एट कांस्टेंट पी होती है डेल्टा एच। ये दोनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं आराम से अच्छे से, है ना। तो देखो इसका मतलब डेल्टा ई बराबर क्यू बराबर क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव वाला नहीं करना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अवशोषित हो रही है, एक एक बात का ध्यान रखना है इसमें थर्मो में। और डब्ल्यू क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि नियत आयतन पर पी डी वी होगा कार्य और डेल्टा वी जीरो है, तो टोटल कार्य जीरो हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल आदर्श गैस 1 लीटर से दूसरे गैस पर प्रसारित की जाती है, मतलब फिक्स टेम्परेचर दे दिया, टी कांस्टेंट कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आदर्श गैस का क्या हो रहा है, 1 से 2 यानी प्रसारण हो रहा है। यदि गैस को 500 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, यानी दे रहे हैं, तो क्यों क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों क्या होगी, पॉजिटिव। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दिया था। देखो पहली बात तो आदर्श गैस है, और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, अपन थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ओनली ताप का फलन होती है, ताप पर निर्भर करती है, और ताप ही कांस्टेंट है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, जीरो। देखो एक बंद कुचालक पात्र में, यानी बंद भी है और कुचालक भी है, मतलब रुद्धोष्म पात्र है। कैसा पात्र है, रुद्धोष्म, यानी बंद पात्र है, तो इसमें से क्या होगा, द्रव्य का प्रसार नहीं होगा। द्रव्य है, द्रव्य है अंदर भरा हुआ, बंद पात्र है, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा नीचे ने। और कुचालक है तो ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होगा। कुचालक है तो क्यू बराबर जीरो, है ना, क्यू बराबर जीरो होगा। रखिए द्रव्य, पहले बोला है इसने द्रव यानी लिक्विड। अब देखो लिक्विड क्या होता है, जो पात्र है उसमें अगर मैंने आधी बोतल भर रखी है पानी की, आधी बोतल पानी की भर रखी है और वो उसे बंद कर रखा है, और वो मिल्टन की बोतल है ना, तो समझो उसमें से द्रव्य है, वो जो नीचे का आधा हिस्सा वो उसी में होगा, गैस की तरह पूरी बोतल में तो नहीं फैलेगा। मतलब उस द्रव्य को अगर अपन जोर से हिलाएंगे, जोर से हिलाया जाए बोतल को, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब देखो आंतरिक ऊर्जा बढ़ी है, ये बात तो ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ाई जाती है, सही विकल्प होगा। तो इसमें देखो पहले तो बंद कुचालक
कार्य, ये ठीक है। अब कार्य क्या होता है, W बराबर होता है P डेल्टा V। ये बोल रहा है अगर डेल्टा V जीरो हो गया तो कार्य जीरो हो जाएगा, लेकिन समझो ये लिक्विड है, लिक्विड पूरे आयतन को तो नहीं घेरता है। अब मैं उसे जोर से हिलाऊंगा तो आयतन उसका कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बढ़ेगा हिलाऊंगा तो बढ़ेगा घटेगा नहीं क्या, बढ़ेगा घटेगा नहीं क्या, बढ़ेगा घटेगा, तो मतलब डेल्टा V इज नॉट जीरो, यानी डेल्टा V जीरो नहीं है, अंतर तो आया। अब अंतर आ गया तो कार्य तो होगा, मतलब वर्क इज नॉट जीरो, Q इज जीरो। तो देखो जो, और देखो ये कैसा है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है, ये अपने पढ़ा था। देखो ये देखो, अभी बता देता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ है रुद्धोष्म प्रक्रम का कार्य, देखो ये लिख रहा, रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर जीरो होती है और W बराबर आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है कि नहीं होता, ये अपने भी पढ़ा था। तो क्वेश्चन पे आओ वापस, तो W नॉट जीरो है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, यदि गैस का आयतन घटाकर अपने मूल आयतन का आधा रह जाता है, देखो आयतन घटाया है, आयतन घटाकर आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आयतन समझ गया। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान, अब देखो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है अपनी S, और जो मैंने क्या बताया था, जिसके आगे विशिष्ट लग जाए है ना, या फिर क्या लग जाए, विशिष्ट लग जाए या फिर मोलर लग जाए, ये अगर विशिष्ट या मोलर लग जाए तो वो विस्तीर्ण गुणधर्म की जगह सघन गुणधर्म हो जाता है, और सघन गुणधर्म होता है इंटेंसिव गुणधर्म, और इंटेंसिव से सीधा जा रहा है इंडिपेंडेंट, तो ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट का मतलब, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो अगला, देखो एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 706 जूल ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, मतलब Q पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ठीक है, एवं 394 जूल कार्य किया जाता है। अब निकाय द्वारा किया जा रहा है, देखो निकाय द्वारा 394 जूल कार्य किया जा रहा है, तो वर्क ये क्या होगा, W बराबर नेगेटिव होगा। तो इस प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा की गणना, तो FLOT लगाएंगे, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ये FLOT है। अब इसमें देखो Q क्या है, पॉजिटिव में है 701, और प्लस W क्या है, नेगेटिव में है कितना, 394, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आंसर, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 ग्राम एल्यूमिनियम का ताप 35 डिग्री से 55 डिग्री यानी ताप बढ़ाया जा रहा है ना। तो ताप बढ़ाने के लिए कितने किलो जूल, इसने बोला है किलो जूल पूछा है, याद रखो जूल में नहीं पूछ रही है ऊर्जा, किलो जूल में पूछा है, क्वेश्चन समझो, किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितने किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता पूछे, पहली बात तो ये ऊष्मा पूछ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम की मोलर ऊष्मा, इसने क्या दे दिया, मोलर ऊष्मा धारिता 247 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, यानी इसने मोलर ऊष्मा धारिता दे दी, यानी Cm दिया है, और ये क्या है, वजन है इसका, वेट मास है ना, मास है। तो अपन को पता है, अपन के पास दो फॉर्मूले होते थे, एक तो होता था Q बराबर ms डेल्टा T, जिसमें मास आता था, ये वजन लगा के, पर इसने विशिष्ट ऊष्मा तो दी नहीं, इसने दिया है Q बराबर m की जगह n और c की जगह लगाओ Cm और डेल्टा T, ये वाली मोलर विशिष्ट ऊष्मा दी है, तो ये वाला फॉर्मूले लगाओ। अब n देखो इसका कितना है, वेट 60 और मोलर वेट कितना है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में। और इसने देखो तापांतर दिया है, तापांतर है तो 55 में से 35 है ना, लेकिन हमेशा अपन को तापमान केल्विन में लेना है। देखो तापांतर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक ही होता है, लेकिन ताप में अंतर होता है ना। अब देखो इसने बोला है, अब अगला क्वेश्चन देखो, मेथेन के दहन के लिए डेल्टा यू, अब देखो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना। तो देखो अपने पास अपन ने तो पढ़ा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा होती क्या है, उस गैस की सभी, उस परमाणु की सभी आंतरिक ऊर्जाओं का योग। अब इसने स्पेशली बोल दिया कि स्थितिज ऊर्जा, तो अपन को यहाँ स्थितिज ऊर्जा को भी उसकी आंतरिक ऊर्जा ही मानना है, तो यू को क्या मानेंगे अपन, डेल्टा यू, समझ गए का मान, ये x किलो जूल मोल। अब देखो यहाँ आंसर आ गया, ये जूल में आया है, ये जूल में आंसर आया था नहीं सब पहले क्वेश्चन का, पर इसने पूछा किलो जूल में, तो भाग दे दो 1000 का, 1000 का होगा तो 1.067 किलो जूल, ये है असली आंसर, ये नहीं है, 1000 का भाग देना पड़ेगा ना,
किलो जूल में लेना है, क्योंकि वेट मास ग्राम में लिया है। देखो ग्राम में, तो 1000 का भाग दो भाई। तो देखो इसने क्या बोला है कि x किलो जूल मोल इनवर्स है। इसके क्या डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा इसकी इतनी है, तो इसके लिए डेल्टा एच का मान। अब देखो आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध कौन सा था, याद करो। अपन ने देखा था कि डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी था। और अपन ने कोई रिएक्शन के लिए इस समीकरण को कैसे लिखते थे, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस एन जी डेल्टा एन जी आर टी। ये अपन ने दोनों समीकरण पढ़े थे, देखो पिछले पेजों में घूम के देखो, है ना। तो अब इसमें डेल्टा एन जी आर टी लगाएंगे, ये वाला समीकरण लगाएंगे, क्योंकि एक रिएक्शन की बात हो रही है। अब देखो यहाँ देखो, जब भी ऊष्मागतिकी में वाटर बनेगा तो उसे हमें लिक्विड में लेना है। उसकी अवस्था में हम अपन को लिक्विड में जब तक कहे ना। तो अब देखो, और एक बात याद रखना कि जो रसायनिक गतिकी गुणांक ये लेने हैं ना, ओनली गैसेस के लेने हैं अपन को हमेशा। वाटर लिक्विड है तो इसका रसायनिक गतिकी गुणांक कैलकुलेट नहीं होगा। क्या इसका रसायनिक गतिकी गुणांक कैलकुलेट नहीं होगा, याद रखना है। इसका रसायनिक गतिकी गुणांक कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ याद रखना, ये गैसीय अवस्था में रसायनिक गतिकी गुणांक है। गैसीय अवस्था में उनकी रसायनिक गतिकी गुणांकों का वो है गैसीय मूलों का, तो ये लिक्विड का नहीं लेना है। तो अब डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट का रसायनिक गतिकी गुणांक माइनस रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में कितना बचा देखो, 1, ये 2 तो हटा दो, 2 1 माइनस, अब इसका कितना है 1 और 2 3, तो 3, ये 3 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। अब डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव आया है। डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव। अब अपन को देखो, अब डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अपन को पता है ये नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है ना। तो देखो नेगेटिव आई है, तो अपन को देखो डेल्टा एच में, डेल्टा एच कब आ रहा है, जब डेल्टा ई में से अपन 2RT घटाएं, मतलब डेल्टा एच आ रहा है जब इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाकर तभी तो ये आ रहा है। तो मतलब डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा है। समझ में आया क्वेश्चन को, समझ में आया, मेरे हिसाब से आना चाहिए भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रोपेन के दहन के लिए डेल्टा एच माइनस ई ज्ञात करो। अपन को डेल्टा एच वही समीकरण लगाना है, डेल्टा एन जी आर टी वाला, क्योंकि रिएक्शन है। अब देखो प्रोपेन गैस होती है, ये अपन को पता है ना। और ये 5H2, अब इसमें से लिक्विड बन रहा है ये वाटर, तो वाटर को नहीं लेना है समीकरण में गुणांक में, और लगा दो समीकरण बस। अब देखो इसने नियत ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन में, है ना। सर नहीं लिखा है, तो मैंने नहीं लिखा। नियत ताप पर 1 मोल बेंजीन, अब बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है। क्या है, विलायक। और ये बेंजीन होता है ना, हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म में नहीं होता। बेंजीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, दिए गए ताप पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, है ना। और एक बात बता दूं क्या, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, सारे बेंजीन में विलय होते हैं, उनको बेंजीन में ही घोल के रखा जाता है ना। तो दहन के लिए आवश्यक अभिक्रिया की ऊष्मा इतनी है ना। इसने देखो किलो कैलोरी दिया है, ऊष्मा कितनी दी है, किलो कैलोरी। कितनी है दी है भाई, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी दी है, तो इसे कैलोरी में चेंज करो तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अब नियत आयतन पर यानी वी कांस्टेंट पर अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करनी है अपन को, या करनी है नियत आयतन पर। तो देखो C6H6 बेंजीन हो गई अपनी, और ये O2 हो गया, है ना। और ये 6O2 प्लस ये, अब ये क्या किया है मैंने, ये क्या किया है, ये रिएक्शन कैसे लिख दी, ये बेंजीन के दहन की रिएक्शन है। और तुम्हें मैंने अच्छे से किस वाले चैप्टर में भाई, किस वाले चैप्टर में, तुम्हें मैंने रेडॉक्स वाले चैप्टर में, रेडॉक्स नहीं मोल वाले चैप्टर में तुम्हें ये हाइड्रोकार्बन के दहन की रिएक्शन सिखाई थी। कुछ याद हो तो x के मोल और y/2 मोल और उसके z मोल बनते थे, कुछ ऐसी बताई थी मैंने रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शंस बनाई थी। ऐसे कुछ रिएक्शंस बताई थी मैंने। ऐसे कुछ रिएक्शंस बताई थी मैंने, वो हाइड्रोकार्बन में, वो मोल वाले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रिया है ये। तो बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन। तो
6 ही CO2 निकलेंगे पहली बात तो। अब CO2 कितने होती हैं, देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 ही CO2 निकलते हैं, ये तो फिक्स हो गया। तो 6 CO2 और कितने एच है, 6, कितने एच है भाई, 6 एच है, तो 6 का आधा करो 3, 3 H2O निकलेंगे। तो देखो 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो गया भाई, 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो 15/2 इसलिए इधर आया है। ठीक है, ये उससे कर सकते हैं अपन, और ये अपने नॉर्मली से करके देख लिया। अब देखो डेल्टा एन जी क्या आएगा, लिक्विड को हटाओ, ये लिक्विड है, बेंजीन लिक्विड में, H2O लिक्विड में, इनको हटा दो, 6 माइनस 15/2, ये इसका डेल्टा एन जी आ गया। डेल्टा एच, अब इसने देखो कितना ऊष्मा दहन के लिए, इतनी ऊष्मा, अभी इसने खुद ऊष्मा दे दी, माइनस में है तो माइनस में ही लेना है। और डेल्टा ई, ये और केल्विन, अब देखो इसने टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, तो इस केल्विन बदलो 273, 273 जोड़ो 27, ये 300 केल्विन में आ गया। अपन को 300 केल्विन में ही लेना है, क्या लेना है, केल्विन में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या वाला है, 298 केल्विन पर ये 266, ये रिएक्शन दे दी भाई इसने। नियत दाब व आयतन है, यानी पी भी कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट हो। ये इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है पी भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में पर ऊष्माओं में अंतर को ज्ञात करो। अब इसने देखो ऊष्माओं में अंतर बोला है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। इसने रिएक्शन दिया है अपने पास, इस रिएक्शन को लिखो C6H6 प्लस 15O2 प्लस इजिकल टू 12CO2 प्लस 6H2O, और इसने 2 दे दिया। अब इसमें देखो ये लिक्विड में है, ये O2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, और ये क्या है, लिक्विड में। तो इसके डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं, डेल्टा एन जी ये हो जाएगा 12 माइनस 15 बराबर माइनस का 3, क्योंकि इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये डेल्टा एन जी निकाल लिया अपने पास। ये डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी। ठीक है, ये वाली समीकरण होती है अपने पास, बिल्कुल होती है। अब देखो इसने बोला है टेम्परेचर फिक्स कर दिया इसने 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन दे दिया, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर है अपने पास, आर की वैल्यू भी है अपने पास, आर की वैल्यू देखो आर की वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स में 8.314 ही लगानी है हमेशा, है ना, ये आर की वैल्यू लगानी है ना। आर की मैंने 2-3 वैल्यू तुम्हें बताई थी पहले, याद होनी चाहिए वो वैल्यू, कब का कौन सी लगानी है, थर्मो में तो यही लगानी है बस, है ना। अब देखो, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, अपने पास इसने बोला है कि नियत दाब व नियत आयतन। देखो इसने पी भी कांस्टेंट कर दिया और वी भी कांस्टेंट कर दिया। अब अपन को पता है कि नियत दाब की, और इसने ऊष्माओं में अंतर पूछा है, यानी नियत दाब की ऊष्मा तो होती है डेल्टा एच, अपन को पता है, और नियत आयतन की ऊष्मा होती है डेल्टा ई। होती है कि नहीं होती, होती है। तो इस डेल्टा एच की जगह अपन ये रखेंगे क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी की कितनी वैल्यू आई थी, -3, आर की वैल्यू 8.314, और टी की वैल्यू कितनी है भाई 298, इसको 300 मान लो, 300 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 300 मान के सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्स में निकाल लेंगे, क्यू पी माइनस क्यू वी, अंतर आ गया इनका, ये नेगेटिव में आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव में ये वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलो जूल के समथिंग, है ना। ऐसे अपन कर लेंगे। अब इसने बोला है कि एक बम कैलोरीमीटर में NH2CN सॉलिड है कि अभिक्रिया डाई ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, डाई ऑक्सीजन मतलब O2, 2 ऑक्सीजन के साथ कराई जा गई, एवं 298 केल्विन पर डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा का मान इतना है पाया गया, और इस अभिक्रिया पर के लिए 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करो। अभिक्रिया ये दी गई है। तो अब देखो ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस बनी, ये गैस बनी, और ये लिक्विड बना। ठीक है, इसने अवस्थाएं भी दे दी, डेल्टा एन जी निकाल देंगे, कोई दिक्कत। डेल्टा एस, डेल्टा यू की वैल्यू इसने दे रखी है, डेल्टा एन जी अपन ने निकाल लिया, आर की वैल्यू रख दी 298 केल्विन, टेम्परेचर रख दिया, डेल्टा एच आ गया। इसने बोला एक पूल से निकला तैराक करीब 18 ग्राम पानी की परत से गीला है, मतलब उसने 18 ग्राम पानी उसकी बॉडी पर है। इस पानी को 298 केल्विन पर वाष्पित होने के लिए कितनी ऊष्मा की
आवश्यकता होगी, मतलब इसे वाष्पित करना है। तो इसने देखो क्या बोला है कि H2O पहले लिक्विड था, लिक्विड से जाएगा गैस में, ठीक है। अब इसे 298 केल्विन पर वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। आंतरिक ऊर्जा मतलब डेल्टा ई। देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है बस। तो जल के लिए 298 केल्विन पर एच वेपराइजेशन इतनी दी है, ठीक है, दे दी। तो इसने डेल्टा एच यहाँ से निकाल देंगे। देखो इस ये लिक्विड में है तो इसका 0, तो इसका तो 1 ही आ जाएगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई इतना, तो इसने डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा ई और ये करके देख लो। ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड नहीं है, सारे सिंपल है ना। तो अब अपन कोई ऐसा है कोई क्वेश्चन जो नहीं होगा, सब हो जाएंगे भाई, सब हो जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन सिंपल थे, ठीक है। अब अपन देखो यहाँ कर लिया था, एंट्रोपी पे आ गए थे। एंट्रोपी में अपन ने देख लिया था, एंट्रोपी का फॉर्मूला ये रहा, है ना, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला था। और अपन ने इससे ये वाली समीकरण निकाली थी, डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर लॉग V2/V1 कब, जो समतापीय उत्क्रमण। देखो अपने पास समीकरण आई थी ये वाली डेल्टा एस की, डेल्टा एस बराबर NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। अब देखो उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में, समतापीय तो T1 बराबर T2, यानी ये 0 ये कट के 1 हो जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एस बचेगी सिर्फ ये, है ना। अब देखो अगर, और इसमें ln की जगह 2.303 लॉग लग देंगे, यूज फॉर न्यूमेरिकल, है ना। अब अपन समायतनिक प्रक्रम में v क्या हो जाता है कांस्टेंट, और डेल v1/v बराबर 0, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, कट के 1, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। डेल्टा एस बचेगा NCV/ln, और यूज न्यूमेरिकल के लिए 2.303 NCV log T2/T1, है ना। और समतापीय प्रक्रम के लिए अपन ने निकाल लिया था, वो क्या था, डेल्टा एस इक्वल टू NCP/ln T2/T1, ये अपन ने निकाल लिया था समतापीय प्रक्रम में, क्योंकि उसमें p कांस्टेंट होता है, निकाला था ना, कल ही तो निकाला है भाई। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है, यानी क्यू बराबर क्या होता है रुद्धोष्म में 0। तो डेल्टा एस सिस्टम की यानी निकाय की बराबर डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर डेल्टा एस टोटल बराबर 0, सब कुछ क्या होती है 0 रुद्धोष्म के लिए। नोट, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होती, ये वाली बात अपन को याद रखनी है बस। और देखो चक्रीय प्रक्रम में जितने भी डेल्टा और अवस्था फलन है, अवस्था फलन बराबर क्या होता है 0, कुछ भी हो, एस हो, जी हो, टी हो, पी हो, मी हो, कुछ भी हो। अब देखो अपन प्रावस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी का में परिवर्तन देखेंगे। अब प्रावस्थाएं कैसे परिवर्तित होती है, जैसे अपन को पता है कि बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, ये अपन ने सब प्रावस्था परिवर्तन देखे थे, कहाँ देखे थे, फिजिक्स में देखे थे और सीखे थे। अब उन्हीं को अपन अब दोबारा चेक करेंगे। तो देखो अपने पास डेल्टा एस इजकल टू क्या था कि डेल्टा क्यू बाई टी, ये था कि नहीं था, है ना, क्यू बाई टी। अब अपन को पता है कि अब देखो ये बात याद रखना, प्रावस्था परिवर्तन के दौरान अपन ने जब भी फिजिक्स में देखा था कि ये अवस्थाएं परिवर्तित हो रही थी, है ना, अवस्थाएं परिवर्तित हो रही थी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और दाब भी कांस्टेंट हो जाता था। इस फिजिक्स में अपन को सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि प्रावस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर और दाब बिल्कुल नियत हो जाते हैं। तो पहली बात तो अपन को पता है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तित होती है, तो T इक्वल टू कांस्टेंट और P इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। ओनली क्या है, स्टेट चेंज होती है। तो अब मान लो अपन ये पहली प्रावस्था परिवर्तन है अपना, क्या है, देखो प्रावस्था परिवर्तन से पहले अपन देख लेते हैं, अपने पास Q डेल्टा एस का फॉर्मूला होता था Q बाई टी, यही तो फॉर्मूला था अपने पास Q, और किसमें, रिवर्सिबल, क्योंकि प्रावस्था परिवर्तन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल। हमने अब देखो जब P कांस्टेंट है तो नियत दाब की ऊष्मा को क्या कहते हैं अपन, एट कांस्टेंट P की ऊष्मा को डेल्टा एच कहते हैं अपन, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच किसकी, रिवर्सिबल, और ये टी। अब डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन अपन को अब दिया हुआ होगा। अब देखो पहली प्रावस्था परिवर्तन देखते हैं अपन, मान लो पहला प्रावस्था है
द्रव से ठोस बनना। क्या है? द्रव से ठोस। अब देखो, मान लो द्रव से ठोस बन रहा है, यानी H2O लिक्विड से जा रहा है सॉलिड में, H2O सॉलिड में, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, X लिक्विड में जा रहा है, X कोई पदार्थ है, वो लिक्विड से चेंज हो रहा है X सॉलिड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो, अपन को पता है कि लिक्विड से सॉलिड में जाता है ना। लिक्विड से जब सॉलिड में जाता है तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी, वाष्पीकरण की एंट्रोपी, वाष्पीकरण की एंट्रोपी, ये तो कोई एंट्रोपी होती नहीं है भाई, ये तो मैंने अलग ही एग्जाम्पल ले लिया। ये ठोस से द्रव नहीं है, ठोस से द्रव जाना है, मतलब पहली एंट्रोपी होती है गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब पिघलने वाली, तो ये हो जाएगी X सॉलिड से जाएगी X लिक्विड में, यानी H2O सॉलिड बनेगा, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। तो देखो इसके लिए डेल्टा एस, अभी गलन को कहते हैं फ्यूजन, फिजन, FISSION फिजन, है ना। डेल्टा एस फिजन और डेल्टा एच किसकी, अपन को ये है डेल्टा एच फिजन की बटे अब टेम्परेचर। अब देखो सॉलिड बर्फ कितने कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो